लेट्स स्टार्ट रोलिंग। मुझे इस तरफ तो नहीं देखना है, नहीं, मुझे कहाँ देखना है? अब मेरे को देखना है। अच्छा, इस सिचुएशन और क्या बात हो सकती है? एज इफ हम बात कर रहे हैं पार्क में बैठ के, भूल जाते हैं कि कैमरास है यहाँ पे, इस टाइप से बात। पार्क में बैठ के दूसरे ढंग का पता है, हेलो स्वीटी, एक्सेप्ट माय फ्लावर प्लीज। विद दिस 7th century BC कॉइन। स्टार्ट तो नहीं किया ना? वो चलता रहेगा, कुछ भी आएगा नहीं पॉडकास्ट में। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है? अरे मुझे नहीं पता, ये फंस गया। ओके, बंद कर दो। यू आर होल्डिंग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गोल्ड मोहर। वाओ, आज आपको मजा आए, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मुझे ऑलरेडी आप पे पूरा भरोसा है। सबसे यूनिक कॉइन कौन सा है आपके पास? हमको 3 आकृति दिखती है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। कॉइन कैसे इन्वेंट हुआ? कॉइन है क्या? दुनिया में 3 जगह पे कॉइनेज का इजाद हुआ। चाइना में शुरू हुआ 6th century BC 6 सेंचुरी से BC से लेके अभी तक। सारे कॉइन्स हैं। जब मैं एक पुराने सिक्के को हाथ में लेता हूँ, कुछ एनर्जी मुझे मेरे एंसेस्टर से कनेक्ट कर रही है। उन्होंने यूज किया होगा आज से 2000 साल पहले, अब वही पीस मेरे हाथ में। महाभारत के टाइम के सिक्के हैं 600 BC। यस, तो ये वाला जो कॉइन है ये शायद गंधार नरेश ने भी अपने हाथ में पकड़ा होगा, ऐसा होगा। बिल्कुल। ये गंधार जनपद के सिक्के हैं, तो गंधार के जो गुरु के मामा शकुनी शकुनी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा होगा ये कॉइन। हो सकता है पकड़ा हो। शकुनी ने इसी को पकड़ के डाइस खेली होगी, इसी से सामान खरीदा होगा। इसमें देखिए, इसमें आपको खड़े हुए बलराम दिख जाएंगे, बलराम ओह हाँ, जो कि हल लिए हुए। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से महाभारत वाले एरा में मिली हूँ। ये जो है कुरु जनपद है, जो ये इंद्रप्रस्थ हरियाणा कुरुक्षेत्र वाला। तो ये कौरव वाले टाइम हाँ। के ही हैं। ये बहुत ही स्पेशल नोट है। देखिए, ये नोट कराची पे इशू है, कराची। मतलब ये पाकिस्तान में बना है। हमारे देश में टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट, स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं जो हमारे देश की हिस्ट्री बताते हैं। लेकिन एक और चीज ऐसी है जो पूरे विश्व की हिस्ट्री बताती है, वो है कॉइन्स, सिक्के। हम हर रोज कॉइन्स यूज करते हैं, सिक्के यूज करते हैं, एक करेंसी यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कॉइन्स की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उस दौर के बारे में जहाँ पे श्री कृष्ण मौजूद थे। शायद हो सकता है कि वही सिक्के उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हों। हो सकता है कि कौरव, पांडव, द्रौपदी ने वही सिक्के अपने हाथ में पकड़े हों। तो उन्हीं सिक्कों से हम इंडिया की हिस्ट्री जानेंगे हमारे गेस्ट से, जो है न्यूमिस्मेटिस्ट मित्रेश सिंह जी, जिनके पास पिछले 2600 साल से भी पुराने सिक्के मौजूद हैं। तो स्वागत करते हैं मित्रेश जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है सर। और आज आपको मजा आएगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मुझे ऑलरेडी आप पे पूरा भरोसा है। आपका लेवल ऑफ नॉलेज अगर मैं स्ट्रेट लाइन रखूं अभी, पॉडकास्ट शुरू करने के पहले, तो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप उस लाइन के ऊपर होंगे काफ़ी। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद कभी सुनी होंगी आपने, पर उसको कोरिलेट नहीं किया होगा, या सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारे डायनेस्टीज हैं, बहुत सारे किंग्स और क्वींस हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, हमारी बुक्स में कुछ नहीं है। अभी सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। वो तो मतलब हम बचपन से भी जब हिस्ट्री की बुक पढ़ते आ रहे हैं, इतना उसमें कुछ होता नहीं था। और हिस्ट्री तो अभी चेंज भी करवा दी है गवर्नमेंट ने ना, थोड़ा सा उसका चेंजेस आ गए। रीज़न ये था कि पहले जो 10 एजुकेशन मिनिस्टर्स थे इंडिपेंडेंस के बाद, 40% मुस्लिम्स थे। और जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना। तो मौलाना साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम्स या इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत लिखेंगे? सवाल ही नहीं उठता। और वो 10 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर थे। फाउंडेशन तो हमारा वही सेट हो गया 47 से 57 तक। सब ब्रिटिश एंड मुगल्स को ग्लोरीफाई किया गया। पंडित नेहरू एक्चुअली अफ्रेड थे कि 1947 में पार्टीशन हुआ था, ज़बरदस्त खून खराबा हुआ था। उस वक्त अगर हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स में एंटी मुस्लिम लिखा जाता, जो कि ट्रुथ है, मगर आपने उसको डॉक्टर किया, वॉश डाउन किया, वाटर डाउन इतना कर दिया कि उसकी रियलिटी से कुछ मतलब ही नहीं रह गया। ऑल द एट्रोसिटीज जो कुछ हुए थे, सबको ब्रश अंडर द कारपेट एंड जस्ट शोड देम समथिंग
But a few good things also. ऐसे नहीं कि it's all doom and gloom. The best thing for me was like the Vice President of India invited me, Shri Venkaiah Naidu ji, gave me half an hour, जबकि 15 मिनट का स्लॉट था मेरा. अच्छा. चलो ये तो बात हो गई कि मेरे से मिल लिया, टाइम दे हम्म. दिया. मैंने उसके पीए से, सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट किया कि ऑटोग्राफ करेंगे. तो उन्होंने बोला कि प्रोटोकॉल तो नहीं है, हम तो नहीं पूछ सकते, आप पूछ लीजिए. तो मैंने जैसे ही उनसे पूछा, उन्होंने तुरंत पीए को बोला पेन लाओ, और तुरंत ऑटोग्राफ किया उस टाइम उन्होंने. ऑटोग्राफ का जमाना था क्या? मतलब सेल्फी नहीं का नहीं, नहीं था? अभी तो 3-4 साल. अच्छा, 3-4 साल पहले की बात है. हाँ, वेंकैया नायडू जी तो अभी अच्छा. 2021 तक हाँ तो हाँ. वीपी थे ना वो. 2-3 साल पहले की तो बात है, कोविड के टाइम पे. तो फिर ये तो कुछ नहीं है. मेरे से पहले बिहार असेंबली का स्पीकर गया था, मेरे से बाद सीआरपीएफ डायरेक्टर, और उसके बाद कोई एम्बेसडर अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करने आए थे. अब दीज आर वीवीआईपीज. मैं तो कॉमन आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं. मगर मेरे निकलने के बाद और घर पहुंचने में 1 घंटा का समय लगा. घर पहुंचा तो मुझे कॉल आने शुरू हो गए फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के कि देखो, वाइस प्रेसिडेंट ने तुम्हारे बारे में, मीटिंग के बारे में ट्वीट किया है. मैं कहा मेरे बारे में क्यों ट्वीट करेंगे? एम्बेसडर से मिलने वो ट्वीट करेंगे, स्पीकर असेंबली से आया, सीआरपीएफ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उनके बारे में ट्वीट करेंगे. मेरे बारे में ट्वीट करके उनको क्या मिलेगा? कॉमन आदमी को बोला देखो तो सही, फोटोग्राफ के साथ लिखा है, तुम्हारा नाम मेंशन किया है. क्या बात कर रहे मैं कहा, हो? फिर मैंने ट्वीट देखा, कहा वाह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंग्लिश में भी किया और हिंदी में भी किया. अच्छा. दैट जस्ट ब्लू माई माइंड, क्योंकि ही इज ऑथर हिमसेल्फ, ही नोज कि कितना टाइम लगता है. तो मतलब ये फीलिंग कैसी आती है जब ऐसा इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है आपके खुद के मुझे काम के मुझे लिए? तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एटलीस्ट इट वाज रिकॉग्निशन फॉर माय हार्ट. देखो कोविड के टाइम पे हम्म. मेरे पास ऑप्शन क्या था? या तो दुखी हो जाता, जैसे सारी दुनिया दुखी थी. हम्म. हम्म. तो मैंने ये टाइम यूज़ किया कि इतने इतने टेंस हो रहे, इतनी वर्क फ्रॉम हो रहा है, इतना कचकच चकचक, दिमाग में टेंशन है लोगों के. मैं कहा लेट मी स्पेंड टाइम ऑन समथिंग प्रोडक्टिव. सो आई नेवर रिटन अ बुक बिफोर. आई हैड रिटन आर्टिकल्स बट नेवर अ बुक. हम्म. So I started researching. 6 months it took me just to collate the reference materials from India and all over the world. ओके. The original texts हम्म. of the Mughal period. Because I was writing a book on medieval Indian history, the coinage of the Mughal Empire. So I collected a lot of original texts like Aine Akbari, Tuzuk-e Jahangiri, autobiography of Babur, Aurangzeb, Shah Jahan, all these rulers. सबसे यूनिक कॉइन कौन सा है आपके पास? मेरे पास सबसे यूनिक कॉइन कौन सा है? देखो यूनिक का डेफिनेशन होता है जो कि कम अवेलेबल हो. दुनिया में सिर्फ एक कॉइन. हाँ. तो वो तो मेरे पास शायद ऐसा कोई भी कॉइन नहीं होगा कि जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो. पर हाँ, जो आपने ठीक कहा कि जो कम मिलते हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता एम्पायर जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, उसके कई कॉइन्स हैं. जो वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर कॉइन टाइप है जो सिर्फ 98 पीसेस नोन है. हम्म. ये है आपका समुद्रगुप्ता का वीना प्लेयर टाइप कॉइन. वो मेरे पास एक है. पहले एक मेरे पास है तो 97 किसी और के पास होगा, कईयों के बीच, ऐसी एक के पास नहीं. दूसरा जो कॉइन वो भी समुद्रगुप्ता का, वो सिर्फ 149 पीसेस नोन है वर्ल्ड में, एक मेरे पास है. तो 148 ही नोन है ये. तो ये बहुत रेयर हो जाते हैं क्योंकि बहुत फ्यू पीसेस आर नोन. इंडियन हिस्ट्री की कॉइनेज बहुत ही वेरिड है, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंसाइटफुल है, बहुत ही आपको ज्ञानवर्धक है. आपको बड़ा अच्छा नॉलेज देती है कि कैसे हमारी मुद्रा शैली बाहरी प्रभाव से लेकर अपने को टेलर मेड करके लोकल कंडीशन के हिसाब से चला, और कुछ तो बिल्कुल ही जैसे हमारे ही अपने नेटिव कॉइन्स जिसे कहते हैं कि जिसमें बाहर का बिल्कुल भी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. सारे इंडियन कॉइन्स आपके पास? मेरे देखो इंडियन कॉइन्स की हिस्ट्री, अच्छा पहले हम ना वर्ल्ड कॉइन की हिस्ट्री से शुरू करते हैं. वर्ल्ड कॉइनेज की हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है
अप्रॉक्सीमेटली 7th-8th सेंचुरी BC। आज हम 2025 में 7th-8th सेंचुरी BC मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2700 to 2800 ईयर्स। एक साथ दुनिया में 3 जगह पे कॉइनेज का इजाद हुआ और ये बिल्कुल अलग अलग तरीके का कॉइन्स थे, एक दूसरे से कोई इनका लेना देना नहीं था। आपका चाइना में शुरू हुआ जो कि ईस्ट में है, आपका लिडिया में शुरू हुआ जो अभी टर्की ग्रीस उस एरिया में है, और इंडिया में शुरू हुआ। तीनों ने अलग अलग टेक्निक से सिक्के बनाए, इसलिए तीनों को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, अलग अलग। चाइना ने कास्ट टेक्निक से सिक्के बनाए, कास्टिंग एक टेक्निक होती है सिक्के बनाने की। इंडिया ने यूज़ किया पंच मार्क अच्छा। टेक्निक, और अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स जो है वो चांदी के ही होते हैं। और जो लिडिया जो था, उन्होंने जो टेक्निक जो उन्होंने अडॉप्ट किया वो था डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक, जो कि अभी भी मॉडर्न टाइम्स में भी हम डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक ही यूज़ करते हैं। अच्छा। तो अपने इंडियन कॉइनेज की जो हिस्ट्री है, हम लोग जो इंडिया के हैं, जो इंडिया के हिस्टोरियंस हैं और जो इंडिया के रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो इंडिया के जिन लोगों ने सिक्कों के ऊपर स्टडी किया है, बुक्स लिखी हैं, शोध की हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे सिक्के 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले के हैं। अच्छा। मगर जो पाश्चात्य देश है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती है, और उनका वेस्टर्न हिस्टोरियंस जो होते हैं वो हमेशा मांगते हैं प्रमाण। प्रमाण प्रमाण मतलब? प्रूफ, ओके। कि क्या प्रूफ है कि आपका कॉइन ये 7th है या 8th है या 9th है या 10th है। तो हमारे पास तो देखिए रिटन टेक्स्ट तो सब अर्ली और मिडिवल पीरियड में इतने इन्वेजन्स हुए, इतने आक्रमण हुए, सारी किताबें जल जुल गई, सब प्रॉब्लम्स आई, तो हमारी रिटन हिस्ट्री तो उतनी स्ट्रांग नहीं है। सो वी हैव टू बेस इट ऑन इंस्क्रिप्शंस, यानी जो आपको मिलती हैं खुदाई में, स्तंभ मिलते हैं दीवारों पे, जो लिपियां लिखी होती हैं पुरानी, उस पे हमको भरोसा करना पड़ता है। कुछ हमको कोरिलेट करना पड़ता है, टेक्स्ट हैं कुछ हमारे वेदास हैं, पुराण हैं, ये सब है। तो ये लोग 600 BC क्यों मानते हैं एज अ कट ऑफ डेट? क्योंकि जो पर्शियन एम्पायर था, जो कि 3rd-4th सेंचुरी और 5th-6th सेंचुरी BC में बहुत पावरफुल था, और उन्हीं का सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी ग्रीस के साथ, ग्रीक एम्पायर के साथ। तो पर्शियन एम्पायर में जो किंग जो थे डारियस द फर्स्ट, उनका एक इंस्क्रिप्शन है 580 BC के आसपास। अच्छा। इट इज कॉल्ड बेहुस्तुन रॉक इंस्क्रिप्शन। उस बेहुस्तुन रॉक इंस्क्रिप्शन पर लिखा है पर्शियन एम्परर द्वारा कि गंधार जो है, गंधार ये पर्शियन एम्पायर का 20वां और आखिरी सतरापी है। सतरापी मतलब जहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस है, वो लोग किंग डारियस को अपना ओवरलॉर्ड मान रहे हैं, अपना प्रभुत्व मान रहे हैं कि ये हमारे राजा हैं ये सब। तो वो ये कह रहे हैं कि गंधार जो है पर्शियन एम्पायर का 20वां और आखिरी और सबसे समृद्ध, सबसे रिच सतरापी हमारी ये है। गंधार तो हमारा महाभारत गंधार, से शुरू होता है, मतलब वही आप उसी गंधार की बात उसी कर रहे गंधार हो? की बात कर रहा हूँ। गंधार नरेश शकुनी वाली बात? गंधार, हाँ वही महाभारत वाली। तो गंधार में जो सिक्के, जो पर्शियन वाले जो सिक्के मिलते हैं पर्शियन एम्पायर वाले, और जो गंधार से हमको जो सिक्के मिलते हैं, वो इतने डिफरेंट हैं कि हो ही नहीं सकता है कि वो पर्शियन एम्पायर के सिक्के हों। ओके। इसका मतलब ये है कि गंधार में ये सिक्के पर्शियन कॉन्क्वेस्ट के पहले ये चल रहे होंगे। और पंचमार्क टेक्निक तो हमारे इंडिया की है, और ये कॉइन्स भी पंचमार्क टेक्निक से बने। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जब बाहर से कोई आक्रांता आया और उसने एक क्षेत्र पे कब्जा किया, तो कब्जा करने पे वो तुरंत अपने सिक्के नहीं चलाएगा, क्योंकि लोग जो है स्थानीय लोग तो मानेंगे ही नहीं। स्थानीय लोग तो यूज्ड टू है, एक अपना करेंसी चली आ रही है। तो उन्होंने जब अपनी करेंसी चलाई होगी तो उसके पहले 100-200 साल से ये करेंसी चली आ रही होगी, ये पैसे चले आ रहे होंगे जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसलिए
वेस्टर्स कहते हैं 600 बीसी क्योंकि ये 580 बीसी का बेस्ड रॉक इंस्क्रिप्शन है, और हम कहते हैं कि नहीं, ये सिक्के तो पहले से चल रहे होंगे क्योंकि पर्शियन सिक्के तो एकदम अलग है, हमारे सिक्के एकदम अलग है। तो यहीं पर ये डिबेट आके जो 100-200 साल का, कोई ज़्यादा नहीं है 100-200 साल का गैप, हम लोग यही बिलीव करते हैं कि 7th-8th सेंचुरी बीसी से शुरुआत हुई है। वो कहते हैं कि 6th सेंचुरी, चलो ठीक है हम 6th सेंचुरी बीसी मान लेते हैं, बट फिर भी 600 बीसी मतलब 2600 साल पुराना तो हो गया ना। तो मेरी जो कलेक्शन है वो वहां से शुरू होके 6th सेंचुरी बीसी से 6th start। सेंचुरी से बीसी से लेके अभी तक सारे कॉइन्स हैं आपके सारे पास? सारे तो कॉइन्स नहीं, मतलब सारे हर इम्पोर्टेंट, 100 साल के कॉइन्स? हर इम्पोर्टेंट डायनेस्टी और टाइम पीरियड के मेरे पास सिक्के हैं, जो मैंने बड़ी ओके। मशक्कत और टाइम स्पेंड करके, समय लगा के, स्टडी करके, पैसा लगा के जमा ये आपका from। बचपन से इंटरेस्ट था या बड़े हाँ, होके? बचपन से इंटरेस्ट था। मेरी जो कॉइन कलेक्टिंग की जो हॉबी शुरू हुई है व्हेन आई वाज 7 और 8 इयर्स ओल्ड। अच्छा। मॉम एंड डैड के साथ हॉलीडेज में गए थे शिमला। हॉलीडेज वर फ्यू एंड फार इन बिटवीन, माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ज़्यादा हॉलीडेज पे नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वंस इन अ वाइल जाते थे तो बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाता। शिमला गए थे तो वहाँ पे मॉल रोड पे घूम रहे थे, मैंने एक फॉरनर को देखा, तो मम्मी को बोला मैंने, मम्मी का साड़ी का पल्लू खींच के कि मांगो ना जरा इनसे कुछ कॉइन है इनके पास। कॉइन? बोले तुम छोटे हो ना, तुम्हारे ज़्यादा अच्छे चांसेस है, तुम जाके मांगो। अब मैं छोटा सा बच्चा, मैं उसके घुटने तक भी नहीं पहुंच रहा हूँ, वो इतना लंबा 6 फुट 2 इंच 6 फुट 4 इंच। अभी भी याद है मुझे, वाइट फेस तो होता ही है, रेड हेयर। मैं टैप किया उसके घुटने पे, एक्सक्यूज मी, सब देखा नीचे कौन है ये, हाँ डू यू हैव एनी कॉइन्स ऑफ योर कंट्री, ऐसा बोलते। बटुआ निकाल के उसने एक इतना मोटा 3 पेंस का कॉइन दिया, मुझे अभी भी याद है, गोल्डन कलर, ब्रास का था, कौन सी कंट्री का? यूके, इंग्लैंड। अच्छा। सच अ थिक एज। और मैं उस वक्त यूज टू क्या था, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा एल्यूमिनियम वाले, जिसको हाथ करके फूंक से उड़ा सकते थे आप, वो फूंक से उड़ जाता था। और ये थिक चंकी, तो वो उसके एजेस थे ऐसे हेक्सागोनल टाइप होता है ना, हम्म। और थिक प्लाइस, और मतलब येलो कलर। तो अब 8 साल के बच्चे को तो वो गोल्ड जैसा ही फीलिंग आएगा ना, वो तो बाद में पता चलता है कि गोल्ड थोड़े ना है ये। पर कंपेयर टू अवर एल्यूमिनियम कॉइन्स जो हवा से उड़ जाते थे फूक मार के, और ये तो बाप रे, मैं तो बहुत ही खुश हुआ उस दिन तो। और मेरी आदत है, जो कॉइन मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उसको रात को मैं अपने तकिए के नीचे या जेब में डाल के सोता हूँ। अच्छा। पता नहीं क्यों, बट इट्स ए क्वर्क, हर एक कलेक्टर का कोई ना कोई क्वर्क होता है। तो ये पता नहीं क्या कनेक्शन है, कनेक्शन इसलिए इसलिए तो कलेक्ट करते हैं। आपने जैसे कान में बूंदी पहनी है, हाथ में अगर अंगूठी पहनी हुई है, कड़ा पहना हुआ है, चेन पहना हुआ है, क्यों पहनते हैं मेटल्स लोग, गोल्ड क्यों पहनते हैं, शौक। सिल्वर क्यों पहनते हैं, शौक तो होता ही है। मेटल आपके शरीर से लग रहा है ना, धातु है, हम्म। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको इम्पैक्ट करते हैं। बोलते हैं ना कि आप ये मूंगा पहनो, हीरा पहनो, हाँ। चांदी पहनो, ये आपकी हेल्थ के लिए है, ये आपको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए है, ये आपको किस्मत चमका देगा। सबका अलग एक सर, सिग्निफिकेंस होता है। तो मेटल तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मेटल तो कभी डिस्ट्रॉय होता नहीं है, बस वो शेप चेंज होता रहता है उसका। आप कर सकते हो उसको मेल्ट करके दोबारा कुछ बना सकते हो। हम्म। गोल्ड की ज्वेलरी है, पुराने वाले आपको नहीं अच्छा लगे तो आपने मेल्ट करवा के नया डिजाइन बनवा लिया। तो ये मेटल्स को हम छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं एक पुराने सिक्के को हाथ में लेता हूँ कि कुछ एनर्जी मुझे मेरे एंसेस्टर से कनेक्ट कर रही है, उन्होंने यूज़ किया होगा आज से 2000 साल पहले, अब वही पीस मेरे हाथ में है। हम्म। तो और मेटल को मैं टच कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इमोशनल बॉन्डिंग या कनेक्ट हो जाती है कॉइन्स के साथ। भाई पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट, फोर्ट, पैलेस तो नहीं उठा के घर में ला सकता हूँ, कॉइन्स तो रख ही सकते हैं ना। कॉइन्स आर ईजिली अवेलेबल, बहुत सारे संख्या में मिलते हैं, बहुत सारे ईजिली अवेलेबल है, कुछ बहुत ही रेयर होते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा रेयर होते हैं या यूनिक, जो सिर्फ 1 या 2 पीस नोन होते हैं। अलग अलग कैटेगराइजेशन होते आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। महाभारत के टाइम से शुरू करके हैं। आज तक के टाइम के जितने भी कॉइन्स हैं, एक ऐसे स्टोरी टाइप हम ट्राई करते हैं कि हम ठीक है, बता ज़रूर। सकें। सबसे पहले तो ये बता दो आप ऑडियंस को कि कॉइन क्या होता है। एक हम्म कॉइन
तब मतलब क्या है, क्योंकि हमने तो वो देखा सिक्का देके हमने कुछ चीजें खरीद ली, यही था पहले भी, या फिर उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग था? क्योंकि बार्टर सिस्टम भी बहुत चलता था ना, आप चावल लो लो मेरे से दाल दे दो। तो कॉइन कैसे इन्वेंट हुआ, कॉइन है क्या? क्योंकि बाट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बार्टर सिस्टम होता था पहले। आपके पास चावल है, मेरे पास चमड़ा है। आप 1 किलो चावल का बोरी मुझे दोगे, मैं आपको 1 टुकड़ा चमड़ा का दे दूंगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती थी रामेश्वर जी, कि मान लीजिए कि आपके पास गाय है हम्म। और मेरे पास दाल चावल है। अब मैं दाल चावल ट्रेड करूंगा, जितना मैं दे रहा हूँ उसकी वैल्यू तो सिर्फ आधी गाय है, तो आधी गाय तो नहीं काट दोगे ना, आधा गाय तो नहीं काट दोगे। और पूरी गाय आप बेचना चाहते हो, मगर पूरी गाय के बदले में मेरे पास इतना सामान नहीं कि मैं पूरी गाय खरीदने की इक्विवेलेंट दे दूं। तो वो वैल्यू कहाँ है? आपके पास ये है, आपके पास वो है, उनके पास ये है, इनके पास ये है। आप एक कॉमन मीडियम तो कहीं ढूंढना पड़ेगा ना आपको। तो वो कॉमन मीडियम जो है, वो पता चला शुरुआत में कि एक पर्टिकुलर तरह का बीज होता है, बीज, सीड। ओके। तो इस सीड को इंग्लिश में बायोलॉजिकल जो नाम होता है उसका है एप्कस प्रिकेटोरियस, वो जिसको रति की बात कर रहे हो? जिसको हम कहते हैं गुंजा सीड। और उसका एक और नाम भी है रक्तिका। हम्म। रक्तिका से उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया रत्ती। रति। और रत्ती जो है वो हम अभी भी यूज कर रहे हैं इन द हम्म। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्वेलरी। जब ज्वेलरी आप खरीदे जाएंगे तो कितने रत्ती का स्टोन है आप उससे हम्म। पूछते हैं। मतलब स्लैंग्स भी है, तुझे स्लैंग्स रत्ती में, कौड़ी भी नहीं पता, ऐसा कुछ? हाँ, तो रत्ती क्योंकि वो लाल होता है ना उसका हाँ टिप, हाँ। तो इसलिए वो सीड जनरली यूनिफॉर्म वेट का होता है। हम्म। और वो यूनिफॉर्म वेट इन सीड्स की होती है 0.12 ग्राम। ओके। 12 आप करते जाइए तो अप्रोक्सीमेटली समझिए 0.12 हम्म। ग्राम इनका सीड्स का एक वेट होता है। हम्म। तो वो एक आपको वेट का मीडियम मिल गया। तो शुरुआत में ऐसे ही कॉइन का फिर इजाद शुरू हुआ। दूसरा सवाल था कि कॉइन होता क्या है, ये क्या है? कॉइन है। कॉइन ही है। देखिए देखिए। आप मेटल है। ये तो अब उस पे कुछ आप लिखा नहीं हुआ। आपने पहले कहा कि ये कॉइन है, फिर हाथ में जब लिया तो आपने कहा कि ये मेटल है। हम्म। तो अब मुझे बताइए कि ये कॉइन है कि ये मेटल है? ये शायद कभी कॉइन होगा, इसके अब मेटल हो गया है, ऐसा ही है क्या? इसके आप मेरे को कितना दोगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, और ये क्या है? ये 1 रुपए का कॉइन है। ये 1 रुपए का कॉइन है और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप इसका मेरे को कुछ भी क्यों नहीं दे रहे हैं और इसका 1 रुपए क्यों मान रहे हैं? इस पे प्रिंटेड है। क्या प्रिंटेड है? एक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रिंटेड है कि जी ये 1 रुपए की वैल्यू है। जी। तो अब आप समझिए कि ये जो है, ये सिर्फ धातु है, एक धातु का टुकड़ा है हम्म। जो कि गोल शेप में है। हम्म। ये धातु का टुकड़ा एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे रहता है कांस्य, तांबा, स्वर्ण, चांदी, कुछ भी हो सकता है। मगर ये दोनों तरफ से कुछ फ्लैट है। फ्लैट कुछ भी नहीं है इसमें। हम्म। तो इसका मतलब ये जो खाली मेटल का टुकड़ा है, ये सिक्के में कब तब्दील होगा? जब इस पे प्रिंट जब करेंगे। ये सिक्के पे तब तब्दील होगा जब एक तो इसके पास इस सिक्के के ऊपर कोई इशुइंग अथॉरिटी हम्म। जब इसके ऊपर कुछ टंकित करती है। तो ये जो आपके पास सिक्का है, जो भारत सरकार ने, भारत सरकार का लोगो और एम्ब्लेम डाला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। यानी एक इशुइंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ इसका एक वैल्यू या डिनोमिनेशन दिया हुआ है कि ये 1 रुपए का वैल्यू है। और ये 1 रुपए का कॉइन अगर आप किसी दूसरे 1 रुपए के कॉइन से आप टेस्ट करेंगे, वेट करेंगे, तो उसका वेट सेम होगा। सेम होगा। तो इससे हमारी 3 कंडीशंस हमको सेटिस्फाई होती है। एक प्लेन धातु का टुकड़ा वर्सेस वही धातु का टुकड़ा, हम्म। मगर उसके ऊपर एक इशुइंग अथॉरिटी का छाप है, हम्म। अंकित है, टंकित है। हम्म। दूसरा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि जो दर्शाता है कि ये इसकी वैल्यू है। और तीसरा, इसका वेट स्टैंडर्ड होता है। ये अगर 3 कंडीशंस आपको मिलती हो, तब आप
ये धातु का टुकड़ा सिक्का बन जाता है। अच्छा। आप उसको कह सकते हैं कि अब ये सिक्का है, क्योंकि अब इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम्म। लेकिन हो सकता है कि दोनों का वेट सेम हो, हम्म। मगर ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम्म। तो और ये तो हो गया कॉइन का डेफिनेशन। अब ये एक तो कॉइन हो गया आजकल के जमाने का, हाँ पर हम बात कर रहे हैं महाभारत के जमाने की, जी। जब श्री कृष्ण हुआ करते थे, मतलब वो तो अभी भी है, पर उस टाइम पे भी कॉइन्स होते थे क्या? महाभारत का समय जो है, हिस्ट्री में इसमें अलग अलग विचार है, बट जो कॉमन कंसेंसस है कि ये महाभारत का युद्ध 1000 BC, यानी आज से 3000 साल रफली हुआ था। इसके पहले कॉन्टेक्स्ट में जाइए आप, कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम सरस्वती सिंधु संस्कृति भी बोलते हैं, हम्म। इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है, कार्बन डेटिंग हुई है, तो पहले ये विचार था कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन जो है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये 3000, मतलब ये 5000 6000 साल पुरानी है, यानी 3000 से 3500 BC। हम्म। बट अब जो नए आंकड़े आए हैं और जो नई स्टडी हुई है, हम्म। इससे नाउ इट हैज़ बीन पुश्ड बैक टू 8000 BC, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कह सकते हो कि 10,000 साल पुराना है, ओके। जिसमें से वो हो गया अर्ली फेज, फिर बीच हो गया मिडिल फेज, हम्म। फिर आपका हो गया लेटर फेज। तो इसमें लेटर फेज, जो कि हम बोलते हैं ऋग्वेद का फेज है, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 BC के पास आके जाकर खत्म हो जाता है। हम्म। जो मिडिल पीरियड है वो 3500 से 2500 BC, जिसमें काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, मगर अब तो सबसे बड़ा साइट तो आपके इंडिया में ही निकल आया है, जो हरियाणा में राखी गढ़ी है, आपका धोलावीरा है, आप गुजरात में आपका कालीबंगन है राजस्थान में, हम्म। और ये कुछ कुछ दिन पहले भी न्यूज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि लेटेस्ट कहीं पे उसके अवशेष मिले हैं, तो स्टडी चल रहा है। तो 2500 BC के बाद वो थोड़ा डिक्लाइन शुरू होता है, तो 1500 के आसपास वो फार्मिंग और जो कहते हैं ग्रेजिंग, विलेज लाइफ में सेटल डाउन होना, ये फेज है। और 1500 BC के बाद लेकर अराउंड 1000 BC एक टाइम पीरियड है, जिसको बोलते हैं कि इस टाइम पे महाभारत युद्ध हुआ। और इस महाभारत युद्ध के बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में जो सब फ्रैगमेंटेशंस थे, छोटे छोटे कबाइले, छोटे छोटे रिपब्लिक्स, छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे राजा, छुटपुट इधर उधर इधर इधर फला फला, ये अब इनका कंसोलिडेशन शुरू हो गया। तो 1000 BC के बाद जब तक हम 600 BC तक पहुंचते हैं, तो 600 BC के आसपास वो टाइम फ्रेम है आपका भगवान बुद्ध और महावीर जैन, ये दोनों आपस में साथ साथ ही थे, कोई बहुत ओके। ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है इनके अच्छा। पीरियड में। इसके भी प्रूफ्स है हमारे पास? इनके जो प्रूफ्स हैं, इनके बारे में डिबेट्स और डेट्स है, पर ये कॉमनली एक्सेप्टेड जो अभी कंसेंसस है, तो महाभारत हुआ हमारे 1500 BC में, 1000 BC के आसपास। 1000 BC हाँ, के आसपास। उसके बाद 600 BC में हमारे आए जैन और बुद्ध। बुद्ध तो दोनों के आसपास ही है, ज़्यादा आप मान लीजिए कि 50 60 50 100 साल का डिफरेंस होगा हम्म। इन दोनों ग्रेट इंडिविजुअल्स कह लीजिए, ग्रेट टीचर्स कह लीजिए, हम्म। और जिन्होंने That's जिन्होंने दो धर्म, इतने जो हमारे इंडिया में जो दो धर्म है, तो उनके जो गुरु जो थे, ये उसी टाइम पीरियड के आसपास ओके। 5th 6th सेंचुरी BC के आसपास ही इन दोनों का हम्म। जन्म और उत्पात है। 600 BC में बुद्धिस्ट लोगों के जो फॉलोअर्स थे, इनके हमें काफ़ी धर्म ग्रंथ मिलते हैं, और ये प्रिजर्व भी है, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, सिलोन में भी। तो इनमें एक किताब है अंगुतारा निकाया। तो अंगुतारा निकाया जो किताब है बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ की, उसमें ये मेंशन किया जाता है कि बुद्ध के समय, और बुद्ध का समय जैसे मैंने बताया कि 600 BC अप्रोक्सीमेटली, भारत में 16 महाजनपद थे। ओके। उन 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख और सबसे मेन मगध था। अगर हम ग्रीस को कहते हैं
इट इज़ अ क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो हम यहाँ पे कहते हैं मगध इज द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ओके। मगध से संस्कृति हमारी शुरू होती है। जब ये मगध ने धीरे धीरे बाकी सारे किंगडम्स जो थे आसपास, जो बाकी जो थे, उनको धीरे धीरे एक्सपेंशन में अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। Okay. मगध में आपके ये कौन से ईयर की बात हो रही है? 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक ओके। मगध साम्राज्य का कंसोलिडेशन था। जो ये आसपास के अदर महाजनपद थे उनको वो टेक ओवर कर रहा था एक्सपेंशन से, मैरिटल शादी के रिश्तों से, शादी करके युद्ध करके अपनी सीमा बढ़ा रहा था। ये समय है आपका बिंदुसार का, अजात शत्रु का, क्योंकि ये अजात शत्रु, बिंदुसार, ये सब बुद्ध के समय में उनके कॉन्टेम्प्रेरीज ही हैं जिनका उल्लेख आता है। और मगध में फिर उसके बाद आपका लास्ट जो थी बीच में आपकी नंद डायनेस्टी थी, और नंद डायनेस्टी को ही ओवरथ्रो करके आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पे आए थे, जिन्होंने भारत का पहला, जिसे कहते हैं कि आप एक साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रल के टाइम। सेंट्रल 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 रूल, जिसे Okay. कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया। और उसके ग्रैंडसन जो थे अशोक, अशोक ने उसको एक्सपैंड किया, विस्तार किया। ओके। तो ये महाजनपद में हमारे 16 महाजनपद का नाम है। और इन 16 महाजनपदों के अलावा छोटे छोटे जनपद भी थे। तो हमारे जो पुराण है उसमें उल्लेख है कि 175 के करीब आपके ये छोटे छोटे जनपद थे। और ये जनपद और ये महाजनपद ज़्यादातर अपने यूनिक और अलग कॉइन्स इशू कर रहे थे। ओके। और हर एक जनपद के कॉइन पे एक यूनिक सिंबल होता है उस पर्टिकुलर जनपद का, जो कि उस एरिया पे ही मिलता है, वहीं से मिलता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अब अगर आप यूके जाते हैं तो यूके में आप पाउंड की करेंसी नोट यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अलग है। आप यूरोप जाएंगे तो यूरो करेंसी अलग है। इंडिया में इंडिया की रुपी अलग है। ये सब करेंसी एक मॉनेटरी सिस्टम ही है ना, तभी तो आप पहचान पा रहे हैं कि ये कौन से कंट्री का है, ये कौन से देश का है। तो उस वक्त अब ये समझिए ये महाजनपद या जनपद एक छोटे छोटे देश ही हो गए। तो हर एक देश की अपनी करेंसी है, हर एक करेंसी में वो अपना ही देश का सिंबल चिन्ह डालेगा, दूसरे का क्यों डालेगा। तो इस तरह हम इसको कर पाते हैं डिस्टिंग्विश की कौन सा जनपद कैसा है। ओके। उस टाइम के जो राजा होते हैं उन्होंने अपना मार्क डाला होगा। मार्क डाला था। और मैंने बताया था कि आपको कि पंचमार्क कॉइन्स इंडिया के सबसे पहले कॉइन्स हैं। हाँ। इनके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिपि नहीं है। ओके। इसके ऊपर कोई राजा की आकृति नहीं आती है। तो फिर क्या होता है? वो सिक्कों के ऊपर सिर्फ चिन्ह आते हैं, चिन्ह। ये कॉइन अभी आपके पास नहीं है? ये कॉइन्स है मेरे पास, अभी दिखाऊंगा। और ये चिन्ह आते हैं, और जैसे मैंने बताया कि इन्हीं चिन्हों से हम जो है इनको अलग करते हैं कि ये मगध का है, ये फला का है, ये इधर का है, ये उधर का है, क्योंकि ये चिन्ह अलग होते हैं जो कि आपको सिक्कों पे दिखते हैं। ओके। अब जब सिक्कों की शुरुआत हुई तो अभी तो जो सिक्के हम यूज कर रहे हैं, जो अभी आपने मैंने को दिखाया, अभी के सिक्के तो गोल होते हैं। मगर शुरुआत जब हुआ तो वो गोल नहीं थे, क्योंकि तब हम शुरुआत ही कर रहे थे सिक्कों की। तो जरूरत थी कि गोल शेप इम्पोर्टेंट नहीं था, उनका वजन, ओके। उनका वजन और उनका धातु इम्पोर्टेंट था। तो मैंने बताया चांदी की धातु है, तो चांदी के धातु पे जो सिक्के इशू किए गए तो वो किसी भी शेप में हो, उनका वेट कंसिस्टेंट होना चाहिए था। और उसके ऊपर शुरुआत हुई पहले एक चिन्ह से, जैसे मगध ने इशू किया, और दूसरे जनपदों ने, कई जनपदों ने 2 सिंबल यूज़ किए, कईयों ने 3 यूज़ किए, कईयों ने 4 यूज़ किए। और मगध में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मौर्य टाइम तक पहुँचते पहुँचते स्टैंडर्ड 5 सिंबल हो गए थे। ओके। इसमें 5 सिंबल में से आपके सूर्य के सिंबल, जो सूर्य का प्रतीक होता है, रॉयल्टी से जुड़ा होता है, या। ये कॉमन सिंबल आता है मगध और मौर्यन कॉइन्स के ऊपर। और बाकी सिंबल्स अलग अलग होते हैं। इनके बारे में बुक्स भी पब्लिश्ड है। इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है लिखा था अर्थशास्त्र में अपने पंडित विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, कि इनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। मगर वो जो ट्रांसलेशन थी कि ये चिन्ह का क्या मतलब होता है, वो बुक हमारे पास नहीं है, वो मिली नहीं अभी तक। कभी मिलेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री का एक पार्ट खुल जाएगा।
अभी हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि अलग अलग चिन्ह आते हैं ओके इसमें। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि गंधार का, तो ये गंधार के सिक्के हैं। महाभारत के टाइम के सिक्के हैं ये। हाँ, ये 600 BC के, आप कह सकते हैं कि इंडिया के फर्स्ट कॉइन्स है ये। अर्लीस्ट जो पतला पतला शेप में ये, और इसमें एक ही सिंबल आ रहा है जो कि बार के दोनों एंड के ऊपर एक ही सूर्य का सिंबल जैसा आपको दिख रहा है छाप। सिंबल एक ही है मगर दो जगह लगाए हुए हैं। ये सिल्वर बार है। गंधार की राजधानी होती थी तक्षशिला, तो इसको तक्षशिला बेल्ट बार भी बोलते हैं या गंधार पंचमार्क कॉइन भी बोलते हैं। ठंडा है ये अभी तक। ये देखिए थोड़ा स्ट्रेट है, और उसके बाद प्रहार की मार्क से ये एकदम बूमेरैंग शेप में आना शुरू हो गया। बिल्कुल बूमेरैंग शेप में मुड़ गया, इसलिए इसको बेंट बार बोलते हैं। हम्म और इनकी वैल्यू कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? ये वेट से, मैंने बताया कि पुराने टाइम पे वेट के अनुसार से चलता था। ये सब यूनिफॉर्मली 11 ग्राम के आसपास होते हैं। ओके ये सब की वैल्यू अलग अलग है या ये नहीं, ये सब सेम है। सेम? सबका वेट अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम ओके के आसपास होएगा, ओके क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है वेट स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं शतामन। हम्म और शता जो होता है शतक, शतक मतलब 100। क्रिकेट में बोलते हैं ना कि बैट्समैन ने शतक मार दिया, 100 मार दिया, हम्म तो शता हो गया वो 100, और मन हो गया स्टैंडर्ड ऑफ वेट। से- और मैंने आपको बताया था कि रत्ती स्टैंडर्ड चलता है, जो रत्ती जो होती थी वो एक सीड होती थी जो 0.1 ग्राम हो गया, तो शतामन अब 100 रत्ती, हाँ 100 इंटू 0.11 11 ग्राम। ओके तो स्पेसिफिक वेट स्टैंडर्ड है, एक स्पेसिफिक इशूइंग अथॉरिटी ने उसके ऊपर चिन्ह डाला है, और स्टैंडर्ड वेट है। ये जो सूर्य के चिन्ह है दो दो चिन्ह एक ही है मगर दो जगह डाले, दो जगह पे है, हाँ। दो जगह पे डाले, चिन्ह तो एक ही है। वाओ मतलब ये ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया 600 600 BC। यस, तो ये वाला जो कॉइन है ये शायद गंधार नरेश ने भी अपने हाथ में पकड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल। होगा। ये गंधार जनपद के सिक्के हैं, तो गंधार के जो आपके हो गए जो गुरु के मामा शकुनी शकुनी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा होगा ये कॉइन। हो सकता है पकड़ा होगा, शकुनी ने इसी को पकड़ के डाइस खेली होगी, इसी से सामान खरीदा होगा। अगर उसकी बीवी ने उसको डांट लगाई होगी तो भागा होगा इसको लेके कुछ खरीदने के लिए, भूल गया होगा। तो ये इसी कॉइन के फ्रैक्शनल है। ओके ये उससे छोटा, और वो उससे भी छोटा, और इससे भी एक छोटा आता है। ये इसकी वैल्यू कम है इसकी उससे। वैल्यू कम है। ये ग्राम के, ये देखिए इसमें ग्राम लिखा होगा, जैसे हमारे होते हैं 10 1.18 ग्राम है। जैसे 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, तो हम्म वो बड़ा वाला यूनिट है, ये उसका छोटा यूनिट है, ये उससे छोटा यूनिट है। एक पर देखिए 1.18 चिन्ह चिन्ह सेम है, चिन्ह हाँ सेम है, जो सूर्य उस पर लगा हुआ है वही सेम चिन्ह है। हाँ तो राइट। ये गंधार के सिक्के हैं। ओह वाओ 600 to 400 BC। हाँ, इस टाइम पीरियड में ये माने जाते हैं। फिर ये बंद हो गए थे क्योंकि उसके बाद फिर अपना मगध ने सारा ही साम्राज्य बढ़ा लिया था। ये छोटे वाला 0.72 ग्राम्स का है। हाँ, तो वो फ्रैक्शनल यूनिट्स हो गए ना। हम्म हमने मगध की बात की, तो ये देखिए मगध का पहला सिक्का, ये 600 BC का, एक ही सिंबल है, बीच में बहुत ही बड़ा, पीछे से तो ब्लैंक होता है वो। ओके एक ही सिंबल देखिए जो बीच में बहुत बड़ा सा पड़ा हुआ है, ये रॉयल सिंबल है मगध का। सूर्य ये सूर्य का एक टाइप है, इसको हम बोलते हैं सदार चक्र, सिक्स आर्म सिंबल। इसमें आप देखिए आपके कुछ एरो हेड्स टाइप दिख रहे हैं बीच में, तो ये रॉयल सिंबल है, और उसके आसपास दो छोटे सिंबल्स हैं, पर ये मेन सिंबल इंपॉर्टेंट है। ये कितने ग्राम का है? ये भी ये इसकी वैल्यू ये जो स्टैंडर्ड है, इसको हम बोलते हैं सीरीज 0। 5 ग्राम्स। ये 5 और 6 ग्राम के बीच में होता है। हम्म ये हमको डिस्कवर हुए थे रिसेंटली, ज्यादा पुरानी डिस्कवरी नहीं है ये। ओके 1970s के पहले हमको ये सीरीज 0 के कॉइन्स के बारे में मालूम ही नहीं था, दूसरे कॉइन्स मालूम थे। जब ये डिस्कवर हुए तो उस वक्त जो किताबें लिखी गई थी वो शुरू हुई थी बेस्ड ऑन द टाइप एंड द फैब्रिक ऑफ द कॉइन। सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सीरीज 1 अर्लीस्ट।
ये जब डिस्कवर हुए जो उन किसी भी वेट स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रहे थे, तो इनको सीरीज 0 करके नाम दिया गया। तो अब जैसे ये जो है इसमें देखिए वही प्रोमिनेंट सिंबल है, मगर नीचे मछली भी आ गई, फिश। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब, अच्छा, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन है हाँ, उसी एरा का। उसी एरा का उसी टाइम पीरियड का अलग अलग सिंबल्स आते हैं। फिश तो ओके। ये डिनोट करेगी कि आप एग्रीकल्चरल एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ साथ आप एक मैरीटाइम, हो सकता है कि ये किसी जहाँ पे मगध की कैपिटल तो पटना थी, पटना पे तो गंगा जी बहती है, हम्म। तो गंगा जी बहती है तो फिर नदी का सिंबल तो आपको फिश ही होगा। अब ये देखिए ये मगध का भी है, सीरीज 0 के बाद अब ये सीरीज 0 के पॉइंट जो थे वो तो 5-6 ग्राम के थे। हम्म। अब ये सीरीज 1 से स्टैंडर्डाइजेशन शुरू हो गई 3.5 ग्राम के आसपास, ओके। 3.3, 3.4, 3.5 ग्राम्स। और इसमें आपको देखिए मैंने बताया कि स्टैंडर्ड 5 सिंबल्स आने लगे, 5 सिंबल्स। अगर आप कॉइन को घुमा के देखेंगे तो 5 सिंबल आपको दिख जाएंगे, पीछे तो ब्लैंक ही होता था। हम्म। 5 डिफरेंट सिंबल्स में आपको 2 तो सन के सिंबल दिख जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा। जी। एक फिश भी है। हाँ, अलग अलग सिंबल, इसमें तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज आती है, मगर आप ये सिर्फ शेप देखिए कि कितने इरेगुलर शेप के हैं। जैसे मैंने बताया कि शेप वाज नॉट इम्पोर्टेंट, हम्म। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स। और ये 5 सिंबल के मतलब क्या है, ये मतलब तो हमको अभी तक नहीं मालूम हुए, हम्म। मगर ये हमको मालूम चल गया है कि इतने सारे कॉइन्स में देयर आर स्टैंडर्डाइजेशन की इस तरह के कॉइन्स में ये सिंबल्स टाइप डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ओके। ये कौन सा मेटल होता है? सिल्वर, ये सारे सिल्वर, सिल्वर ये है। सब चांदी के। अब ये शेप देखिए, डिफरेंट शेप है। अब 3 ग्राम्स वाले शुरू हो गए हैं। हाँ, ये सब 3 ग्राम्स वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सीरीज 1 जो है वो सब 3 ग्राम्स वाले हैं। अब ये इसको देखिए, रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सीरीज 2, सीरीज 1 के बाद वाला परफेक्ट ट्राइंगल, जिसमें कोने पे मेढक भी दिख जाएगा आपको। हाँ, ये भी 3 ग्राम्स का है। सब सीरीज 2 सारे यूनिफॉर्म वेट के हैं, बट फैब्रिक के हिसाब से इनको अलग अलग सीरीज में इनको ब्रेक डाउन किया हुआ है बेस्ड ऑन कौन सा अर्लियर सीरीज है कौन सा लेटर सीरीज है। तो ये लेटर सीरीज में है। अर्लियर सीरीज मतलब जो 400 बीसी, जो सीरीज 1 होगा ये 400 बीसी, ये 350, फिर 300, इस तरह ओके। अलग अलग सीरीज के ये कॉइन्स आ रहे हैं। अब देखिए, अब ये शेप कितना छोटा, वेट सेम है मगर इसका शेप देखिए, थिकनेस इंक्रीज हो गई है। और इसका इसका शेप देखिए, ये कितना लार्ज है, 26 से 28 mm, ये साइज छोटा हो गया। वेट सेम है, साइज छोटा हो गया। तो कंसिस्टेंसी है कि 5 सिंबल उसमें भी आ रहे हैं, 5 सिंबल इसमें भी आ रहे हैं, ये हम्म। कंसिस्टेंसी है। ये हम कहते हैं कि ये डिफरेंट सीरीज के हो गए, थोड़ा स्मॉलर होने शुरू हो गए साइज में। हम्म। अब स्मॉलर होगा तो ठीक है, उसके ऊपर ये भी। सारे महाभारत के टाइम के कॉइन्स हैं, तो अभी जो उस टाइम पे इनकी वैल्यू होगी, अभी इनकी वैल्यू क्या होती है? देखिए उस समय की वैल्यू क्या थी कि आपको तो मालूम नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लिपि नहीं है, हम्म। कोई इसके ऊपर स्क्रिप्ट नहीं है। बट वैल्यू होगी क्योंकि यूनिफॉर्म करेंसी है, यूनिफॉर्म वेट है। तो ये जैसे सीरीज 4 हो गया, ये अलग अलग सीरीज के 2, 3, 4। इसमें देखिए, इसमें आपको खड़े हुए बलराम दिख जाएंगे, ओ बलराम जो हाँ। कि हल हल लिए हुए। बलराम इज विथ अ प्लो, स्टैंडिंग ह्यूमन या। विथ होल्डिंग अ प्लो इन हैंड, हल हल लिए यस। हुए, कृष्ण के भाई बलराम। ये सिक्के पे आए हैं उस टाइम के, और ये आसानी से नहीं मिलता है सिक्का। वाह, इसके कितने पीसेस होंगे वर्ल्ड में? ये तो मुझे मालूम नहीं, इसका आइडिया नहीं है, पर कम ही मिलते हैं। ओके। आप मान लीजिए कि 100 अगर सिक्के निकलते हैं तो बिरले 1-2 ही निकलेगा, उसमें 1000 में से कुछ पीसेस निकलते हैं। ये बलराम जी के। बलराम जी का अंकित है इसमें, क्योंकि हम्म। बलराम के अगर आप आइकोनोग्राफी देखेंगे तो वो हल लिए होते हैं। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से महाभारत वाले एरा में चली गई हूँ। ये देखिए बीच में खड़े हुए शिव, हाथ में कमंडल लिए हुए। वाह। और अभी तक ये प्रिंटेड है, इसको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ नहीं नुकसान, ये तो 2300 साल पुराने कॉइन्स हैं, क्या खराब होगा ये। धरती के नीचे से निकलते हैं, थोड़ा सा मिट्टी विट्टी होती है आप हटा दीजिए पानी से थोड़ा साफ करके। हम्म।
वाह। तो जो हो सकता है जो द्वारका जो डूब गई थी, हम्म। उधर से भी जो उसके कॉइन्स होंगे वो हमारे सी के नीचे चले गए हों और फिर वो। अभी तो बहुत सारे कॉइन्स तो उनको अभी मिलने बाकी है, जो कि देखिए हम लोग मानते हैं ना कि पृथ्वी घूमती है। हम्म। तो क्या होता है कि कई जगह पे ज़्यादातर कॉइन्स कहाँ मिलते हैं आपको, जब लोग बाग खेती कर रहे होते हैं तब आपको ज़मीन में से निकल आते हैं। लोग अपना घर तोड़वा के नया बनवा रहे होते हैं तब निकल आते हैं। जब आप कहीं पर आप रेल की पटरी बना रहे हैं या कहीं पर सड़क बना रहे हैं, वहाँ खुदाई चल रहा है तो वो निकल आते हैं। तो एक बार जो जो किसान जो खेती कर रहा है तो उसके खेत से सिक्के निकल आए, तो फिर उसने सारा लेवल कर दिया, फिर सब्जी बो दी, तो अब तो नहीं निकलने चाहिए। पर 2-3 साल के बाद पृथ्वी घूम रही है, हम्म। तो फिर उसी सॉइल से फिर नए सिक्के उभर के आ जाते हैं। ये कैसे हो गया भाई? पहले जब आपने पूरा खुदाई कर दी, लेवल कर दिया, जो निकलने थे वो निकल गए, तो 2-3 साल के बाद फिर कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी घूमे जा रही है तो सॉइल के नीचे से कुछ ना कुछ हो रहा है, ये ऊपर आ जाते हैं। तो हम्म। ये मिलते हैं, फिर इनकी स्टडी होती है, फिर ये अपना आते हैं आपके पास। ये तो हो गया कि मगध के टाइम पे आपने देखा कि हमने 6th सेंचुरी BC में कैसे मगध के सिक्के और गंधार के सिक्के डिफरेंट थे। और ये हम लोग जब तक हम मॉडर्न टाइम तक आते जा रहे हैं तो आपने देखा कि सिक्कों की शेप तो डिफरेंट ही है, मगर वजन में वेरिएशंस आई। पहले 5 ग्राम था, फिर स्टैंडर्ड 3.5 हुआ, शेप छोटे से होते शुरू हो गए। हम्म। ह्यूमन की आकृति पहली बार आनी शुरू हुई। हम्म। तो ये सब ये 200-300 साल में हुआ उस टाइम पे। हम जब उस टाइम पे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये मगध, और मगध तो बड़ा जनपद था, और मैंने बताया था कि 16 जनपद थे। हम्म। तो मगध के अलावा जो बाकी जो जनपद थे उसमें से आपको ये आपको दिखता है छेदी। अब ये छेदी छेदी जनपद का सिक्का है। ये ठीक देखिए है। इसके चिन्ह कितने डिफरेंट है। आपने आपके मगध के तो कई सिक्के देख लिए, गद्दार हाँ, का सिक्का देख लिया, इस पे तो कोई व्हील बना है। इसमें तो छेदी का तो बिल्कुल डिफरेंट सिंबल्स हैं। हम्म। तो यही सिंबल्स और यही डिफरेंट जो आपको चिन्ह मिलते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं डिटरमिन करने में कि कौन सा सिक्का कौन सी जगह का पर है। वेट अभी भी सेम है, 3 ग्राम। नहीं, हर एक जनपद के अलग अलग स्टैंडर्ड थे, ये तो मैंने मगध का बताया था। ओके। ज्यादातर तो यूनिफॉर्म उन्होंने वही फॉलो किया, कई लोगों ने हाफ स्टैंडर्ड फॉलो किया। ये क्या बना है इस पे? ये सब अलग अलग सिंबल है, इसमें आपको हाथी का सिंबल आएगा। हम्म। ये जैसे ये तो हाथी बना है, हाथी वॉज अ वेरी पॉपुलर सिंबल, मगध के कॉइन्स हम्म। में भी आता है। ओके। बुल और वॉज ऑल्सो वेरी ओके। कॉमन सिंबल। हाँ, मैं उल्टा देख रही थी तो। ये अंग का है, अंग जो कि बंगाल साइड में पड़ता है, अंगा या वंगा, कॉपर का है ये ये। कॉपर का है। ये भारी लग रहा है थोड़ा। हाँ ये थोड़ा भारी है, 13-14 ग्राम का। हाँ, 15 ग्राम का है। हाँ ये कॉपर का हो इस गया। पे कोई सिंबल नहीं है? इसके ऊपर सिंबल है पर कॉपर है ना, थोड़ा काला पड़ गया है, हम्म। वो आपको ठीक से देखेंगे नहीं। ओके। और ये वेट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलता था। ये आपका हो गया काशी। अब काशी का सिक्का देखिए, काशी जनपद का कितना डिफरेंट है। हम्म। इसमें सूर्य का जो देखिए, सूर्य का सिंबल में मल्टीपल आर्म्स रेडिएट हो रहे हैं बाहर, हम्म। इसमें सूर्य का एकदम डिफरेंट। और ये शेप देखिए, तो ये काशी के सिक्के में बिल्कुल अलग सिंबल है। अब ये कौशल का देखिए, कौशल्य जनपद किसके नाम पे पड़ा, और कौशल के कौन थे? कौशल्या, कौशल्या। श्री राम जी की मदर। ओके। वही वही कौशल्या जनपद, कौशल जनपद है, अच्छा। तो उसी का सिक्का है ये। और इसमें एक स्टैंडर्ड एस, कर्व्ड कर्व्ड एस सा सिंबल आता है, जो कि कौशल हाँ। जनपदा का एक खास सिंबल है। ओह। हमको नहीं मालूम कि ये कर्व्ड सिंबल का मतलब क्या है, पर ये दिखता है कौशल के। कुछ अच्छा। मीनिंग होगा इसका, बट वी डोंट नो एज येट। ओके। ये कौशल के सिक्कों में आता है। तो उस टाइम पे कौशल्या जी के नाम पे ये रखा गया है, पर मतलब उस टाइम पे भी पेट्रियार्कल नहीं था, फेमिनिज्म था। कौशल जनपद का नाम है। और जनपद देखो, ज्यादातर क्या होता था कि या तो जो अ, राजा था हम्म। उसके नाम पे पड़ता था बेटी का, हम्म। या फिर जो प्रिंसेस होती थी उसका। इसके आपके हैं
द्रौपदी जो महाभारत में, जी उनका एक और नाम है पंचाली, जी। क्योंकि पंचाल एक जनपदा था हाँ हाँ। और पंचाल नरेश जो थे उनके नाम पे पंचाली। राजा का नाम था द्रुपद, तो द्रुपद से बेटी द्रौपदी, द्रौपदी बनी। द्रौपदी। ये कौशल जनपद था, तो इसलिए जो अ, श्री राम जी की मदर थी जी। उनका नाम कौशल्या पड़ा होगा, कौशल हम्म नरेश की बेटी होगी, हम्म। कौशल्या पड़ गया उनका नाम। तो ऐसी पता है। ये अब एक, ये कॉइन ऐसा है कि काशी, इसमें मैंने क्या लिखा है ऊपर, काशी अंडर कौशल, तो कौशल ने काशी को जीत लिया। ओके। तो अगर काशी ने कौशल के लिए जीत गया, तो उसने क्या किया, उसने कौशल का सिक्का के कौशल के सिंबल तो डाला, हाँ। ताकि कौशल के लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करें, मगर अपना साइन भी डाल दिया, अपना जो पर्टिकुलर जो काशी का जो सूर्य का टाइप होता है, तो उसमें आपको दो जनपद के सिंबल मिलेंगे। ओके। इसका मतलब एक जनपद जिसने जीत लिया, हम्म। उसने अपना सिंबल भी डाला और पुराना भी चलाया, अच्छा। तो ये डबल सिंबल में यहाँ चल पड़ा। ये जो है ये वही काशी अंडर कौशल का एक और सिमिलर टाइप कॉइन तो जो जीत जाता था वो अपना सिंबल भी डाल पुराने वाले में डाल देता था। दोनों मिक्स हो गए एक। मिक्स होके आता था या सिर्फ अपना ही डाल सकता था, वो ओके। मिक्स करके ही हम्म दिखाता था। ये आपका मत्स्य जनपदा, जो अभी मत्स्य जो राजस्थान का इलाका है, हम्म। जयपुर अलवर, ये वहाँ का जनपद था। छोटे से कॉइन होते हैं, डब्बी कॉइन्स होते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है इनके कॉइन्स के ऊपर, तो ये राइट। ज्योमेट्रिक पैटर्न के हैं कॉइन। ये जो है कुरु, कुरु जनपदा, जो ये इंद्रप्रस्थ हरियाणा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वाला कुरु जनपद के ये छोटे कॉइन है। और कुरु जनपद को जब मगध ने अपने पावर में ले लिया, तो हम्म। फ्रंट पे सिंबल तो ही रखा, पीछे मगध का सिंबल डाल दिया, ओके। यानी कुरु अब हमारे अंडर आ गया, मगध के अंदर। ओके। तो ये कौरव वाले टाइम हाँ, के ही है। ये कौरव वाले टाइम के हैं, कुरु जनपद। हम्म। हर एक, अब आपको दिख रहा है कि देखिए हर एक जनपद के कॉइन कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। ये पंचाल, जो द्रौपदी पंचाली बताया था, वाह। ये छोटे कॉइन्स होते हैं इनके, पर इनके ऊपर इनका अलग सिंबल ही यही सिंबल आता है। ये सारे कॉइन्स अभी तक महाभारत के टाइम के चल रहे हैं लग रहा है। हाँ, ये सब अलग अलग के। ये है छेदी। छेदी वाला। ये सब आप बाद में सर्च करिएगा जी। गूगल सर्च में, और जो देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगा, 16 महाजनपद के ऊपर आप गूगल सर्च में डालिए 16 महाजनपद ऑफ इंडिया, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके। ये आ गया आंध्रा जनपदा। आंध्रा और अश्मका, ये दोनों नाम सिमिलर से हैं, कॉइन्स भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर से रहते हैं। हम्म। तो अश्मक, एलिफेंट ट्री। हाँ, अश्मका का मतलब होता है हार्ड एज स्टोन, स्टोनी एरिया। तो ये जो था साउथ में था, तो स्टोनी एरिया होगा, तो इसलिए इस जनपद का नाम पड़ा अश्मका। ये शूरसेन, शूरसेन मतलब ये मथुरा और ये वाला जो एरिया है, हम्म। इसमें लायन और फिश आता है। बहुत ही स्टाइलाइज्ड है, आपको लायन ठीक से दिखेगा भी नहीं, हम्म। फिश आप देख सकते हैं, हम्म। लायन ओवर फिश टाइप। तो ये हो गया ये आपका कॉइन्स अवंती। चेंज अवंती, हो रहे हैं या फिर उसी टाइम के मल्टीपल, जैसे हमारा एक का सिक्का है, दो का सिक्का है, पांच का सिक्का है, वैसे ही है, या फिर एक 100 साल बाद चेंज हो रहे हैं ये। नहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, ये उसी टाइम वही। पर के उसी लोकल एरिया में जो चलता था उस जनपद में, ये वही के सिक्के हैं। अच्छा। तो वो अपने करेंसी के हिसाब से अडाप्ट किया। अवंती मतलब ये उज्जैन, उज्जैन एरिया हो गया जो महाजनपद है। ये सब नाम आपको 16 जनपद में मिलेंगे, ये वही अवंती का है। आप देखिए इसको कैसे, कितना डिफरेंट है अवंती का कॉइन कंपेयर टू सूरसेन, मत्स्य, चेदी। हम्म। ये तो कॉइन्स हमने देख लिए इन सब जनपदों के। अब हम देखते हैं, ये तो महाजनपद के हो गए, मोर लेस जो मेन मेन जो हम्म। जनपद थे। इनके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके वो भी जनपद थे जो महा नहीं थे, बहुत छोटे थे जनपद में, तो उन छोटे जनपदों के भी सिक्के
आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये जैसे हो गया कुंताल, ये माता महाराष्ट्र कुंती। महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है वहाँ से मिलता है। बड़ा ही यूनिक कॉइन है, एक ही सिंबल है, पुली पुली जैसा दिखता है। हाँ। अभी तक लोग डिसाइफर नहीं कर पाए कि सिंबल का मतलब क्या है। ओके, ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है मतलब। हाँ, ये दो कॉइन्स जो है ये आ जाते हैं कलिंग, जो फेमस अशोका वॉर के बाद। हम्म। कलिंग वॉर हुआ था 161 162 बीसी। तो ये कलिंग उससे पहले अपना ये 500 बीसी का है। अराउंड अबाउट 500 400 बीसी, बिफोर अशोका सबड्यूड कलिंग। तो उस वक्त के जो उनके अपने सिक्के थे। ये देखिए विदर्भा का चरण पादुका, जैसे चरण पादुका नहीं होती है, हाँ हाँ हाँ, चरण पादुका के शेप में 400 सिक्का, बीसी का है। सिक्का का। ये सब इंडिपेंडेंट छोटे छोटे जनपद थे कि धीरे धीरे ये एक्सटिंग्विश हो गए क्योंकि मगध ने जीत लिया, मर्ज हो गए। ये भी विदर्भ का ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, बहुत अलग अलग टॉइस, बहुत अलग अलग से हैं। अब ये सौराष्ट्र के ही, सौराष्ट्र जनपद का मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 डिफरेंट टाइप। ये देखिए इसमें श्रीवत्स, श्रीवत्स सिंबल है। हम्म श्रीवत्स सिंबल जो विष्णु जी के छाती पे बना हुआ आता है, हाथ पे बना आता है। हम्म। तो ये सौराष्ट्र जनपद पे वो आता है। रिवर्स तो जनरली प्लेन होता है। विष्णु जी के चेस्ट पे बना होता है ये सिंबल। श्रीवत्स, वो श्रीवत्स सिंबल जो होता है जी। एक ऑस्पिशियस सिंबल है। हम्म। ये एलिफेंट बीच में है, और इसमें देखिए शार्क, शार्क हाँ फिश। और पीछे आप देखिएगा कि एक छोटा सा हिरन है, चांद के ऊपर जंप कर रहा है। हाँ हाँ। ये कुछ सिंबल्स हमको अभी पता नहीं है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ओके, बट वी कैन सी इट, वी कैन सी दिस सिंबल्स। ये आधा टूटा हुआ है कॉइन या पूरा है ये? ये पूरा ही है, हम्म। ये इसी तरह का कॉइन बना है। ये बंगाल का वंगा रीजन का। अब वो बंगाल के साइड का है, वहाँ रिवर इन में, तो आप देखिए बोट दिख रहा है बहुत क्लियरली। बोट व्हील। बोट बोट दिखाई देगा और व्हील दिखाई देगा। हम्म। और आज से 10 साल पहले, करीबन 2013-2014, नॉट सो टाइम बाद, ये नए सिक्के मिले हैं। ये अभी किसी जनपद को एलोकेट नहीं हुए हैं, पर 10 साल के बाद अब न्यूमिस्मैटिस्ट लोगों का एक कॉमन कंसेंसस बन रहा है कि ये पंचाल के अर्ली कॉइन्स हैं। ओके। तो ये फैब्रिक और जो शेप ये सब जो है, और जो सिंबोलॉजी है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है, हम्म। ये तो स्क्वायर में हो गया, ये राउंड में हो गया कि ये पंचाल में है। और पीछे देखिए कितने सारे इसके टेस्ट बैंकर्स मार्क्स हैं। मतलब ये कॉइन जहाँ जहाँ घूमता था, जिन जिन जनपदों में, वहाँ लोग ये छोटे छोटे टेस्ट मार्क कि ये सिल्वर प्योर है ओके। और इसका वेट प्योर है, नहीं तो ओके। फ्रॉड भी होता था ना। हाँ हाँ। तो अब मैंने तो बताया कि वेट स्टैंडर्ड से चलता था। हम्म तो हाउ डू विल यू एसेस कि इसका वेट ठीक है कि नहीं है। हम्म। तो जो बैंकर्स जो टेस्ट करेगा इस कॉइन को, सिक्के को, वो पीछे एक अपना मार्क बच जाता था। जितने मार्क्स होंगे इसका मतलब वो सिक्का उतना ही घुमा हुआ है, और वो टेस्टिंग की जा रही है हर बार। इन महाजनपदास के साथ साथ जो ये थे, एक सिंगल सिंबल टाइप में भगवान बुद्ध को एक उनका क्या नाम है, शाक्या मुनि। उनको होता है ना साक्या मुनि बुद्धा। हाँ हाँ। तो उनको शाक्या मुनि क्यों बोला जाता है? मुनि का मतलब होता है ऋषि, और शाक्या क्या हुआ? शाक्या एक ट्राइब है या एक क्लैन है, ओके। एक जाति या एक जनजाति जिस सके लोग। हम्म। तो क्योंकि वो शाक्या लोगों के मुनि थे, तो उनको शाक्या मुनि बुद्धा भी कहा जाता है। ओके। तो ये शाक्या जनपदा के सिक्के हैं जिनके ऊपर एक ही सिंबल आता है, तो वेरी प्रोमिनेंट बिग सिंबल, और जोर से मारा होता है चांदी के टुकड़ों के ऊपर। और फिर छोटे छोटे मार्क्स तो वो बैंकर्स मार्क्स हैं जो टेस्ट के लिए होते हैं। ओके। एक ज्योमेट्रिकल हेक्सागोनल पंच आता है, सेंट्रल पंच, और फोर्स से वो सेंट्रल पंच इतना स्ट्रांगली पंच किया होता है सिल्वर के ऊपर कि वो थोड़ा मेटल पीछे से आप देख सकते हैं कि उठ जाता है।
तो ये सब तो हो गए जनपदा, महाजनपदा के सिक्के। और इसके बाद मैंने कहा था कि जब मगध के नंद डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी थी, उसको मौर्यंस ने ओवरथ्रो कर दिया था। तो मौर्यंस के पहले देयर वाज द फर्स्ट टाइम आपका हुआ फॉरेन इन्वेजन व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट रीच्ड द शोर्स ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। वो अलेक्जेंडर को खड़ा किया गया था ग्रीस के जो सिटी स्टेट्स थे, अलग अलग आइलैंड्स ने, दैट ही शुड बी अ लीडर ऑफ द कंबाइंड आर्मी, ताकि जो पर्शियन एम्पायर है उससे हम फाइट कर सके। तो ये अलेक्जेंडर द थर्ड कहा जाता है इसको। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ही इज एक्चुअली अलेक्जेंडर द थर्ड। उससे पहले भी एक या दो हुए थे। और उस तरफ जो पर्शियन एम्पायर में, वो है डैरियस द थर्ड, ओके। क्योंकि उसके पहले भी 1 और 2 हुए। तो अलेक्जेंडर द थर्ड और डैरियस द थर्ड, द ग्रीक सिविलाइजेशन मेट इन अ बैटल विद द पर्शियन सिविलाइजेशन, और उस क्लैश में अलेक्जेंडर केम आउट विक्टोरियस। अलेक्जेंडर जीत गया, तो उसने पर्शियंस को वापस खदेड़ दिया। जब पर्शिया में पहुंचा अलेक्जेंडर, तब पहली बार उसको पता चला, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को इतना ही मालूम था कि वेस्ट के अलावा पर्शियन एम्पायर है, बस। इसके आगे उनको कुछ मालूम ही नहीं दुनिया की, क्योंकि आप दुनिया घूमे ही नहीं हो, गए ही नहीं हो। यू आर टॉकिंग अबाउट मिडीवल टाइम ना प्लेन, ना उतने शिप्स की, तो ट्रैवल भी नहीं किए। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को मालूम है कि ये पर्शिया है, ये हमारे सबसे खतरनाक एनिमीज है। ओके। अब जब पर्शिया पहुंचे, तब वहां पे बातें शुरू हुई, क्योंकि भैया पर्शिया में तो ये अलेक्जेंडर तो 325 बीसी है, हाँ। जबकि तो 580 बीसी में तो डैरियस 1 कह ही चुका है कि गंधार जो था वो 20वां सबसे अमीर है। तो तब उसे पता चला कि इंडिया नाम की भी कुछ जगह है, पर्शिया के आगे इंडिया है। एक और कंट्री है जो बहुत बड़ा है और जो बहुत समृद्ध है, बहुत सोना है, बहुत रिच है। तब उसका मन किया कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आगे देखते हैं क्या है। जब वो आया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो है अभी फिलहाल पाकिस्तान में, और ये पंजाब, हिमाचल, ये उत्तर भारत के जो फ्रंटियर्स, जो अभी जो हम लोग का बॉर्डर्स लगता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हिंदू कुश माउंटेन्स। तो ट्रेडिशनल भारत में आक्रमण का रूट हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके ही सारी आर्मीज इंडिया के अंदर, नॉर्थ ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा आक्रमण झेले हैं। तो इसलिए ज़्यादा नुकसान और तोड़फोड़ भी नॉर्थ में ज़्यादा हुआ। तो हम लोग वो दीवार थे जिन्होंने सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया को सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट किया, कि सारे बचा के रखा, कि सारे आक्रमण हम लोग झेल रहे थे नॉर्थ के जो समय। तो अलेक्जेंडर का जो एरिया था वो यही है, जो फ्रंटियर स्टेट्स और फ्रंटियर प्रोविंस, वो सेंट्रल इंडिया बीच तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसके पहले ही वो लोग वापस निकल लिए थे। क्यों? इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिला उसको, उसकी आर्मी को, उसके फोर्सेस को, बाय दिस प्रिंसिपैलिटीज एंड दिस जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे, जो पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल्स, इतना लड़ मरे, खूब मार काट हुई, ये सब हुई। और फिर जब पता चला कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटे छोटे ट्राइब्स थे इस रीजन के, इस रीजन के, अभी तो मगध की आर्मी वेट कर रही है। और उनके हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ये ग्रीक आर्मी की स्ट्रेंथ है और ये मगध आर्मी की स्ट्रेंथ है। जमीन आसमान का फर्क। अगर ये 50,000 है तो वो 2.5 लाख से ज्यादा है। हाथी भी है। ग्रीक्स ने तो कभी हाथी देखे ही नहीं थे। सबसे पहले तो एलिफेंट को उन्होंने इंडिया में देखा, एंड दे वर सो फैसिनेटेड बाय दिस एलिफेंट कि उन्होंने अपने कॉइनेज पे डाला। दे इंट्रोड्यूस्ड द एलिफेंट मोटिव ऑन कॉइन्स इशूड इन इंडिया। अच्छा। इतना फैसिनेट हुआ इस जानवर से कि ये है क्या। तो अलेक्जेंडर तो वापस चला गया, उसके जनरल को रख गया सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर की फिर लड़ाई हुई आपके चंद्रगुप्त मौर्य से। वो वॉर जो था इनकंक्लूसिव रहा, मगर ये जरूर लिखा हुआ है, उसके जो एम्बेसडर था मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, इंडिया के बारे में। तो उससे ये जरूर लिखा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 वॉर एलिफेंट्स गिफ्ट किए।
305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर छोड़ के चला गया इंडिया। ये 500 एलिफेंट्स लेके उसने सेल्यूकिड एम्पायर एस्टैब्लिश किया सीरिया और मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे ये एलिफेंट्स ने बहुत हेल्प किया उसको जीतने के लिए। क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद तो सारे फ्रैगमेंट हो गया था ना, उसके जनरल्स जो थे जिनको डायडोकी बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, उन्होंने डिवाइड कर दिया था अपना अपना एरिया। तो सेल्यूकस निकेटर इंडिया में रह गया था, मगर फिर 300 अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी 323 बीसी, तो ये 305 में से चला गया वापस। तो मान लीजिए कि 17 साल 18 साल इंडिया में रहा सेल्यूकस निकेटर, और फिर वो चला गया, उसने अपना एस्टैब्लिश कर लिया। तो अब तो चंद्रगुप्त मौर्य ही बन गया सारा एरिया का रूलर। तो वो मौर्यन एम्पायर बड़ा हुआ ये सब। तो ये अब मौर्यन कॉइन्स है, ओके जिसमें सबसे छोटा कॉइन मशक बोलते हैं इसको, सिल्वर में ही है, मशक बोलते हैं। ओके एक 0.5 आपने ग्राम। कहावत सुना होगा, हाँ पल में तोला पल में मशक, हाँ जी, कि मतलब अपना फ्रीक्वेंटली आप अपना दिमाग बदलते रहते हैं। ये वो वाला ये मशक वही है। मशक है जो वो कहावत में आता है। क्योंकि तोला तो इतना हेवी होता है, तोला होता है 10-11 ग्राम का, और ये 5 और ये मशक ग्राम तो अरे 0.5 ये तो 0.1 ग्राम भी नहीं है। तो तोला तो हो गया 11 ग्राम। तो पल में तोला पल में मशक, ये वो मशक है जो हमारी कहावत में है। ये देखिए कितने छोटे हैं। ये आपको छोटे अभी आप आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे ना, आपको हर एक के ऊपर सिंबल क्लियर दिखाई देगा। मौर्यन कॉइन्स में पहली बार हमको 3 आकृति दिखती है। अब लोगों का ये मानना है कि ये राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हैं, पर हमको नहीं मालूम कि ये 3 आकृतियां कौन है। लोगों का बिलीफ है, हम लोग भी यही मानते हैं कि राम, सीता जी, लक्ष्मण, ये 3 जो आकृति खड़ी हुई है जी। ये उन्हीं की है। तो इसमें दो, ये तो एक ही डाई में तीनों आकृतियां आ गई जो स्टम्प किया हुआ है। ये अलग अलग डाई बना के 3 आकृतियां अलग अलग डाई से बनाई गई। कॉइन सेम है मगर टेक्निक डिफरेंट हो गया। और ये हम बात कर रहे हैं अभी कौन से ये ईयर? हम बात कर रहे हैं 300 बीसी के 300 आसपास। BC हाँ, के। क्योंकि मौर्यन एम्पायर 323 में तो अलेक्जेंडर का डेथ हुआ, 305 में सेल्यूकस निकेटर चला गया। तो अब 300 बीसी से लेके ये 150 बीसी तक आसपास बात हो रही है मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर में आपका जो था, ये तो कॉइन्स मैंने जो दिखाए जो यूनिक है, बट जो नॉर्मल जो मौर्यन के जो पंचमार्क कॉइन्स होते हैं ये आपने देख ही लिए हैं, थोड़े डिफरेंट वैराइटीज। पर जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं मौर्य के, ये है सब मौर्य के अलग अलग टाइप के। सबका वेट 3.5 ग्राम के आसपास होगा, मगर शेप देख लीजिए अलग अलग, कुछ राउंड है, कुछ स्क्वायर है, कुछ एपिलिप्टिकल शेप है, कुछ रेक्टेंगल है। ये हमको हजारों की संख्या में मिले हैं, वो ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया मतलब बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा इंडिया, सब जगह, अनडिवाइडेड इंडिया जो आप कहते हैं। ये सब सिल्वर है? ये सब सिल्वर है। और ये मॉडर्न एम्पायर के सिक्के हैं सारे, छोटे 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 आप देख रही हैं। शेप डिफरेंट है मगर हर एक के ऊपर, जैसे कि मैंने समझाया था कि 5 सिंबल मिलेंगे फ्रंट में, और पीछे बैंकर्स मार्क भी मिलेगा। वाओ। और सबका वेट भी सेम है बट सबका शेप अलग है। शेप अलग है। शेप का तो कोई प्रभाव होता ही नहीं था ना, शेप का तो कोई होता ही नहीं था। तो ये जब आप उसको फील करोगे 300 बीसी में, आपके मेरे पुरखों ने किसी को कहीं ना कहीं सिक्के को यूज किया होगा। हाँ, और हिंदुइज्म तो माना जाता है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। यस। तो हमारे पुरखों ने तो जरूर यूज किया होगा। हाँ, ये तो कॉइन, ये तो सिक्के प्रचलन में, तभी तो हजारों की जो इतने ह्यूज क्वांटिटी से मिलते हैं। ये 1-2 हजार नहीं, ये तो लाखों में मिले ये सिक्के। इसमें से एक मैं स्पेसिफिक आपको सिक्का दिखाना चाहता हूँ, जिसको कहा जाता है कि ये अशोक का सिंबल है। अच्छा। इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो मार्क आता है इसमें,
ये जो देख रहे हैं मार्क, हम्म। जो जैसे तीन तीन ओवल, 3 ओवल्स और उसके बीच में एक लाइन है, थ्री हाँ थ्री ओवल्स हाँ विद अ लाइन। हाँ। ये बोलते हैं कि अशोक गवर्नर था, वो जो आपका एरन विदिशा उज्जैन एरिया का, ही वॉज अ प्रिंस बिफोर ही बिकेम द एम्परर। तो पुराने टाइम में सिग्नेचर्स तो होते नहीं थे, हम्म। आपकी अंगूठियां होती थी, उन अंगूठियों पे आप मोहर लगाते थे, जो कोई रॉयल फरमान हो गया, सील हो गया, डॉक्यूमेंट के ऊपर चिन्ह लगाते थे ना। तो ये बोलते हैं कि जो 3 ओवल जो आता है विद लाइन, ये अशोका का रॉयल सिंबल है। जो ओके ये कॉइन ज़्यादा मिलते भी उस एरिया से हैं जिस एरिया में अशोक गवर्नर था। ओके। वी डोंट हैव टैंजिबल प्रूफ, बट मान्यता यही है। और इसमें आपको बो एंड एरो भी दिखता है इन सिक्कों के ऊपर, जो कि मार्शल मार्शल आप कह सकते हो कि उसका हो जाएगा। और स्टैंडर्ड वो तो दिखेगा ही आपको, जो रॉयल सन सिंबल होता है। हम्म। ये देखिए इस सिक्के में आपको कितना क्लियर दिख रहा है, ये पीछे ये ओवल सिंबल जो मार्क। हाँ नहीं, सब में ये वाला सिंबल हाँ, बहुत सिंबल क्लियर है। सिंबल क्लियर आ रहा है, हम्म। आगे भी आ रहा है, पीछे भी आ रहा है। ये फैसिनेटिंग है ये सब होल्ड करके अपने हाथ में लेके देखने में। मैंने आपको बताया कि ये मौर्यन एम्पायर तो खैर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही शुरू हुआ था, मगर मैंने उसके पहले आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बनने के पहले अलेक्जेंडर भारत में आया था, राइट। राइट। अलेक्जेंडर ने भारत में कोई कॉइन तो इशू नहीं किया, बट एक सिल्वर का एक हम कह सकते हैं कि कॉइन कह सकते हैं या मेडल कह सकते हैं या टोकन कह सकते हैं, वो अवेलेबल है, जो कि मेरे पास तो नहीं है, बट इट इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, जिसमें वो एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ आदमी पीछे मुड़ के भाला फेंक रहा है हम्म। एक घुड़सवार के ऊपर, और घोड़े की दोनों टांगे ऊपर है। तो ये कहते हैं कि दिस इज अ वॉर साइन बिटवीन द फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग परवर्तका। परवर्तका का मतलब जो पर्वत क्षेत्र का राजा हो, ओके। और परवर्तका को इन लोगों ने पौरस बुलाया। जैसे चंद्रगुप्त का नाम ग्रीक रिकॉर्ड्स में सैंड्राकोटस है, हम्म। तो ग्रीक उसको बुलाते थे, हम अपने टेक्स्ट में हम अपना लोकल नाम दे देते थे। अच्छा। तो जैसे अलेक्जेंडर को हमारे लोकल टेक्स्ट में अलक्षेंद्र नाम है, और उनके टेक्स्ट में उनका डिफरेंट नाम है। तो जस्ट फॉर क्यूरोसिटी वैल्यू मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज हाउ अलेक्जेंडर लुक लाइक। ये सब गोल्ड कॉइन है, जो कि उसकी डेथ के बाद बेबीलोन में अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी। इसमें तो पूरे अलेक्जेंडर एकदम क्लियर दिख रहे हैं, पीछे भी। पीछे उसका नाम लिखा हुआ है अलेक्जेंडर, साइड में हाँ। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है बेसोलियोस व्हिच मींस किंग, और वर्टिकल में लिखा हुआ है अलेक्जेंडर। बट जैसे इनके विंग्स बने हैं और ये। हाँ, वो तो गॉडेस नाइक, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, ओके। गॉडेस नाइक। और यहाँ पे अलेक्जेंडर को दिखाया गया है एज गॉडेस एथीना, जो कि अगेन ओके। शी इज अ गॉडेस रिलेटेड टू विक्ट्री, और उन्होंने वो हेलमेट पहना हुआ और है। ये गोल्ड कॉइन है? ये गोल्ड कॉइन है, दिस इज प्योर गोल्ड कॉइन ऑफ। 24 कैरेट गोल्ड? ये तो मुझे पता नहीं, 24 कैरेट में तो शायद गोल्ड कॉइन नहीं बनता होगा, हाँ। 22 कैरेट तो होगा, प्योरिटी हाई है। ओके। अलेक्जेंडर के कॉइन्स वर वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल एक्सेप्टेड ये करेंसी। तो बहुत मुश्किल से बनाए भी गए होंगे क्योंकि एकदम क्लियर अभी तक हाँ, कितने साल पुराने हैं। सोने के सिक्के आपको एकदम फ्रेश दिखेंगे, खराब हम्म। नहीं होते। सोना खराब नहीं होता है, ये कौन पॉलिश कर सा है? सकते हो। 330 BC? हाँ, उसकी डेथ हो गई थी 323, उसकी डेथ के बाद इशू है बेबीलोन, जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। ओके। बेबीलोन जो इराक में है। और हमारी मान्यता ये है कि जो उसको तीर लगा था इंडिया में, जो घाव उसको मिले थे हाँ लड़ाई हाँ में, हाँ हाँ। उन्हीं घाव की वजह से इसकी डेथ। थ्योरीज बहुत है, पॉइजन कर दिया उसके जनरल्स ने, मलेरिया हो गया इंडिया में आके, या वहाँ होके डिजीज हो गई, या कुछ हो गया। एक पर ये भी थोड़ी कि ही वॉज हर्ट ड्यूरिंग दी फियर्स बैटल्स, जिसमें एक तीर उसको गड़ा था, उसको बाद में प्रभाव हुआ, फीवर हो गया, क्या हो गया कि ऑन द वे बैक टू ग्रीस, बेबीलोन में इसके लिए तो ग्रीस पहुंच ही नहीं पाया। हम्म। मगर जो इम्प्रेसिव
अगर आप देखना चाहते हैं अलेक्जेंडर जो अपने कॉइन पे अपने आप को कैसे दिखाना चाहता था हम्म एज ए ग्रेट वॉरियर किंग, हम्म वो ये कॉइन है सिल्वर में। ओके दिस इज अ म्यूजियम ग्रेड पीस कॉइन, जिसमें आपको देखिए तो अलेक्जेंडर ने शेर की खाल पहनी हुई है, शेर की खाल पहनी हुई है अलेक्जेंडर ने अपने सिर के ऊपर। हम्म ही इज ट्राइंग टू शो हिमसेल्फ कि मैं गॉड हरक्यूलिस की तरह स्ट्रांग हूँ, और पीछे जियस है बैठे हुए थ्रोन हम्म के ऊपर। इसमें आप अलेक्जेंडर का जो फेस देख रहे हैं सामने की तरफ, हम्म उसका जॉ लाइन देखिए, नोज देखिए, उसके ब्रौ देखे, वेरी पावरफुल इमेजरी ऑफ ए फियर्स वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हाँ जो उसने अपने कॉइन के ऊपर दिखाया है। फिरोशियस लायन का पहना हुआ है उसने हेड गियर टू शो हिमसेल्फ एज। बहुत ही अमेजिंग उसके बाल भी उसको एक एक डिटेलिंग करी है कॉइन में ग्रीक एंशियंट ग्रीक कॉइन्स आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट उस टाइम के, क्योंकि डाई स्ट्रैकिंग कितना टेक्निक। वेट है 17 ग्राम्स हमने इसको बोलते हैं टेट्रा ड्रैकम, हम्म इस कॉइन को ड्रैकम इज दी, ड्रैकम या ड्रैकमा जो ग्रीस की करेंसी होती थी हम्म बिफोर यूरो, तो ये उसका 4 गुना यूनिट है टेट्रा हम्म ड्रैकम। तो एक ड्रैकम 3-4 ग्राम का होता था, हम्म तो उसका 4 गुना यूनिट 16-17 ग्राम का है। ओके और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी थी ओके उस टाइम की। ये एक जनपद छूट गया था, वत्स वाला, इसमें आपको व्हील दिखाई देगा जी और स्कॉर्पियन दिखाई देगा। ये हम्म इस जनपद की खासियत थी, व्हील एंड स्कॉर्पियन, और एक वेइंग स्केल जैसा कुछ है। ये तो सिर्फ क्यूरियोसिटी वैली के लिए आपको मैंने दिखाया था, क्योंकि अलेक्जेंडर इज सो क्लोजली एसोसिएटेड विद आवर हिस्ट्री, इट जस्ट मेक्स सेंस। मैंने कलेक्ट भी इसलिए किया, नहीं तो ग्रीक कॉइन में क्यों कलेक्ट करूँगा, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन हिस्ट्री इट मेड सेंस टू मी कि मैं इसको कलेक्ट करूँ। मौर्यस के बाद शुंगा है, शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन एम्परर आफ्टर अशोका को हटा दिया पावर से भगत के, ही किल्ड हिम, एंड पुष्यमित्र शुंग बिकेम दी ओके किंग देयर आफ्टर। तो ये शुंग डायनेस्टी कुछ कॉपर कॉइन्स है। वो सिल्वर कॉइन्स तो इतने इशू किए गए थे, तो उन्होंने सोचा नहीं कि हमको सिल्वर कॉइन इशू करने की जरूरत है। हम्म इसमें एलिफेंट आता है, एलिफेंट अकेले भी आता है, एलिफेंट के ऊपर राइडर भी आता है, ये एलिफेंट राइडर है। और पीछे जो आपको सिंबल दिख रहा है 3 आर्च हिल, ये बुद्धिस्ट स्टूपा, जो बुद्ध ओके के जो स्तूप होते हैं, हाँ स्तूप है, हाँ ये हाँ पीछे की तरफ जो आते हैं ओके स्तूप है। तो ये राउंड में है और ये स्क्वायर में। ये ओके स्क्वायर में देखिए कि इसका स्क्वायर में ये हमको जो एक एक्स्ट्रा मेटल पीस जो जट आउट हो रहा है, हाँ वो ये दर्शाता है कि ये कॉइन बना किस टेक्निक से है। कास्ट टेक्निक से बना है। कास्ट टेक्निक में आप क्ले के मोल्ड्स लेते थे, हम्म क्ले के मोल्ड्स को जोड़ते थे, हम्म और ये मोल्ड्स जैसे 2 मोल्ड्स हैं, उसको जोड़ लगाया आपने, मेटल आपने पोर किया, उसको बंद कर दिया, फर्नेस में हीट किया, ओके कूल डाउन होने के बाद आपने क्ले को तोड़ा, हाँ कॉइन निकाला, बीच में से जॉइन को शेव ऑफ कर दिया। कई कई कॉइन्स में वो जॉइन रह जाता था, तो वो जहाँ से उन्होंने तोड़ा होगा वो उसका रेमिनेंट आपको दिख रहा है कि दिस कॉइन वाज जॉइंड टुगेदर, हम्म एंड द रेमिनेंट यू कैन सी जो इस पॉइंट पे है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया, तो हमने 600 to 300 BC का टाइम पीरियड कवर किया है, जिसमें हमने पूरा इंडिया का महाजनपद से लेके जनपद और मौर्यन एम्पायर तक के हम्म जो इंडिया के अर्लिएस्ट कॉइन्स है, पंचमार्क कॉइन्स, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद मौर्य एम्पायर तो अशोका के डेथ के बाद फ्रैगमेंट हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे सिटी स्टेट्स, रिपब्लिक्स, ट्राइबल रिपब्लिक्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स और श्रेणीज या गिल्ड्स ये फॉर्म हुए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है वो, क्योटिक पीरियड था, तो वो हम कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अभी इसके बाद क्या क्या आने वाला है अभी हमारे पास आएगा पोस्ट मौर्यस के टाइम पे, जो ये मैंने बताया सिटी स्टेट्स और रिपब्लिक्स, इन लोगों ने जो अपने कॉइनेज इशू किए। उसके बाद फिर आपके फॉरेन इन्वेडर्स जो हमारे हिंदुस्तान में आए, अर्ली फॉरेन इन्वेडर्स, जिसमें 3 मेन कैटेगरीज आती है। इंडो ग्रीक्स आते हैं, इंडो साइथियंस जिसको साकाजी बोलते हैं, और इंडो पार्थियंस, ये हम्म 3 आएंगे।
उसके बाद फिर आएगा बाद में आपका इमर्जेंस ऑफ द कुशान एम्पायर। कुशान एम्पायर के बाद आएगा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बाद आएगा दी हनिक इन्वेजन, हंस। उसके बाद आएगा आपका अर्ली मिडिवल पीरियड, जिसमें आपके किंग हर्षा और जो आपके राष्ट्रकूटा गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद आपका आएगा अर्ली अरब इन्वेजन जो सिंध और मुल्तान में हुए। उसके बाद मोहम्मद गजनी के कॉइन्स आएंगे। फिर आपके आएंगे राजपूत डायनेस्टी के कॉइन्स जिसमें पृथ्वीराज चौहान और फिर उनकी कॉन्फ्लिक्ट विद मोहम्मद गोरी। हाँ। और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद उसका एक्सपेंशन पीरियड आएगा जिसमें आपके जौनपुर सल्तनत, मालवा सल्तनत, बहमानी किंगडम, आपके कश्मीर सल्तनत, मदुराई सल्तनत, बंगाल सल्तनत, ये जो सारे एस्टैब्लिश होते हैं उन सब के सिक्के तो इन शॉर्ट हम आएंगे। ये देखने वाले हैं कि हमने महाभारत के टाइम से हम्म, स्टार्ट करके उसके बाद कितने सारे इन्वेडर्स आए हमारे इंडिया जी में, और फाइनली हम एक ऐसी जगह पे लैंड कर रहे हैं जहाँ पे हम आजकल के कॉइन्स देख पाते हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता है। क्योंकि अभी तक जो हमने जितने भी कॉइन्स देखे उसमें नंबर्स के जगह पे एक स्टैम्प्स थी, उन महाराजाओं की स्टैम्प्स थी कि किसने किसको रूल करा, किसने किसको डिफीट करा, और उनके क्या सिंबल्स थे, और वो किस जगह से बिलोंग करते थे। जैसे आपने बोला कि कुछ महाराजा रिवर के पास रहते थे तो उसने अपने कॉइन पे फिश लगा रखी है। तो इतनी सारी ट्रांजिशंस एंड फाइनली वी आर लैंडिंग इनटू today's generation where we have aluminium coins now. हाँ, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज तो है ही है, बिकॉज बहुत ट्रांसफॉर्मेशन गए। हमारे एंसेस्टर्स बहुत क्यूरियस थे। मॉनेटरी एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हुई है इंडिया में। अभी तो आप अजीब अजीब शेप के जो मॉनेटरी एक्सपेरिमेंटेशन हुई है उसके कॉइन्स देखेंगे। डमरू के शेप के कॉइन्स आएंगे, हेयर पिन क्लिप्स के तरह के कॉइन्स आप देखेंगे। अच्छा, ये सारे कॉइन्स आपके पास ये हैं? सब कॉइन्स मेरे पास है और मैं सब आपको एक एक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन और उस पर्टिकुलर एपिसोड में आपको ये मैं शेयर करूँगा। सल्तनत के बाद मुग़ल पीरियड आता है। मुग़ल पीरियड के बाद फिर आपके कलोनियल पावर्स आते हैं। कलोनियल पावर्स में आपके 5 मेजर पावर्स के कॉइन्स हमको मालूम है, जिसमें पोर्टुगीज़ आते हैं, डेनिश आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं और फिर ब्रिटिश आता है। ओके। और ब्रिटिश पार्ट 2 भागों में विभाजित है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक इंडिया। ये हमारी हिस्ट्री। और अभी जो हम करेंसी अभी कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं वो सब रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं आफ्टर 1947। काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा टाइम लिमिटेशंस की वजह से। तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि इस एपिसोड में हमने महाभारत के टाइम के कॉइन्स देखे हैं। ऐसे कॉइन्स देखे हैं जो श्री कृष्ण भी शायद यूज़ कर चुके हैं, ऐसे कॉइन्स देखे हैं जो पंचाली यूज़ कर चुके हैं, उनके नाम के कॉइन्स देखे हैं। मुझे तो एटलीस्ट बहुत ही मज़ा आया ये सारी चीज़ें देख के। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी एपिसोड का अगर सिर्फ ऑडियो सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, इतने एफर्ट्स, इतने सारे कॉइन्स, इतनी सारी चीज़ें बताई हिस्ट्री में जो शायद हम भूलते जा रहे हैं। बट ऐसा लगा कि मैं शायद महाभारत के युग में हूँ और वही चीज़ें फील कर रही हूँ जो शायद कौरवास और पांडव्स ने फील करी होंगी। और ये एक्चुअल प्रूफ है एक इंडियन हिस्ट्री का, एक्चुअल प्रूफ देखा हमने हिंदुइज्म का, हमारे ओल्डेस्ट रिलीजन का। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। सो वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन भविष्यवाणी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।